नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। बता दें कि उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स का बड़ा ऑपरेशन। सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी। रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद में आईटी की छापेमारी जारी है। लखनऊ, एमपी में भी आज सुबह से लगातार छापेमारी चल रही है। तो बता दें कि सपा नेता आजम खान के कई ठिकानों पर आईटी की छापेमारी। रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर में भी छापेमारी चल रही है। लखनऊ, एमपी में चल रही है आज सुबह से ही छापेमारी। इसी के साथ जानकारी आप तक पहुंचा दें कि आजम खान के अल जौहर ट्रस्ट आईटी के निशाने पर है। तो आजम खान के कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पे आईटी ने रेड मारी है। सुबह सवेरे से ये छापेमारी लगातार चल रही है। उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स का बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। आजम खान के कई ठिकानों पर आईटी रेड कर रही है लगातार। कई ऐसे एरिया जहां पे रेड मारी जा रही है आईटी की तरफ से। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार आईटी की टीम एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर में भी छापेमारी चल रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक, ब्यूरो चीफ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रियम, छापेमारी चल रही है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर आज इनकम टैक्स का जो है वो छापा पड़ा है और इसमें एक साथ कई जिलों में जो है वो छापेमारी की सूचना जो है वो निकल के सामने आई है, जिसमें रामपुर है, मेरठ है, गाजियाबाद है, सहारनपुर है, सीतापुर है, लखनऊ है। एमपी में जो है कई जगह पे भी जो है इसमें सुबह से जो है छापेमारी चल रही है। अल जौहर ट्रस्ट आईटी के जो है वो निशाने पर है। लगातार उसमें जो वित्तीय घोटालों की बात जो कही गई है, आजम खान की तरफ से की गई है, उनको लेकर आईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और उसी के चलते आज एक साथ आईटी की तरफ से कई जगह पर जो है वो छापेमारी की गई है सभी ठिकानों पर। और वहां पे सभी चीजों को देखा जा रहा है कि क्या किस तरीके से पूरा जो इसमें हेरफेर हुआ है उसको देखने की कोशिश की जा रही है, क्या बड़ा परिवर्तन हुआ है, किस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है। सभी चीजों को इस छापेमारी के दौरान जो है वो देखा जाएगा। जो कागज हैं उनको अपने जितने भी जरूरी दस्तावेज मिलेंगे उन मौकों से उनको जो है आईटी की टीम अपने पास में रखेगी और उसमें उन सभी चीजों के अकाउंट की जो डिटेल्स हैं उनको मिलाया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि जिस तरीके से जितना नंबर 1 में अमाउंट जो है वो दिखाए गए थे क्या उतने अमाउंट है या फिर उसमें कुछ हेरफेर किया गया है। तो उसको लेकर कह सकते हैं आज एक बड़ी छापेमारी जो है वो आईटी की तरफ से की गई है। रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद सहित मतलब 7 जिलों में एक साथ जो है जब 6 ठिकानों पर छापेमारी प्रियम की जा रही है आईटी के द्वारा, तो यहाँ पे रामपुर स्थित आवास में आजम खान उस समय मौजूद थे क्या? देखिए, रामपुर की अभी इसमें डिटेल नहीं है, लेकिन कई जगहों पर एक साथ ये पूरी छापेमारी जो है वो की गई है और उसमें इस बात को देखा जा रहा है कि किस तरीके से पूरा ये मामला जो है वो रहा है और उसमें हर एक पहलू को आईटी की टीम जो है वो तलाश रही है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट खातों की जांच यहाँ पे हो रही है। देखिए, सभी खातों की जांच जो है वो की जा रही है और केवल वही खाते नहीं, उससे संबंधित जो अन्य खाते हैं उनको भी यहाँ पर आईटी की टीम जो है वो देखेगी, जिसमें इस बात का कहीं ना कहीं शक है आईटी की टीम को कि उनमें बड़े फेर जो है वो किए गए हैं, अकाउंट जो है वो मिसमैच है, उसमें जो डिटेल दी गई है वो पूरी तरीके से सही नहीं है। तो सभी को लेकर कह सकते हैं पूरी तरीके से आज आईटी की टीम ने छापेमारी करी है और सभी जगहों पर इन चीजों को देखा जा रहा है और उसमें इसके बाद सभी अकाउंट्स को मिलाया जाएगा और उसमें जो बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा उसके बाद एक बड़ी तो क्या ये 6 ठिकानों के अलावा और भी जगह छापेमारी हो सकती है? प्रेम, कोई जानकारी है क्या आपके पास? देखिए, चूंकि आईटी की इस तरीके के जो ऑपरेशन होते हैं वो गोपनीय होते हैं, तो इसके बाद उनका आगे की क्या कार्रवाई होगी उसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर ये माना जा सकता है कि जब अगर इन जगहों पर कुछ इस तरीके की चीजें मिलती हैं और उससे रिलेटेड आईटी को लगता है कि अन्य जगहों पर भी कुछ उसको दस्तावेज मिल सकते हैं या कुछ कमियां उसको देखने को मिल सकती हैं जो उसकी जांच में मदद कर, तो जाहिर सी बात है वहां पर भी इस तरीके की कार्रवाई आईटी की तरफ से तो आजम खान का कोई बयान निकल के सामने आया है इस पूरी कार्रवाई पर? अभी तक आजम खान की तरफ से कोई बयान आज के इस ऑपरेशन को लेकर निकल के सामने नहीं आया है। फिलहाल अभी सुबह के वक्त ही टीम पहुंची है वहां पर, उन्होंने छापेमारी की जो कार्रवाई है उसको शुरू किया है। तो आगे देखना होगा आजम खान की तरफ से भी क्या बयान आता है, किस तरीके से वो इसको लेकर अपना जवाब जो है वो देते हैं। जी बिल्कुल, नजर बनाइए रखिए आप पूरे खबर पे। हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
खबर में आगे बढ़ेंगे। हम जानकारी आ रही है, आज दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। शाम को ये बैठक होगी। पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ के चुनाव पर चर्चा की जाएगी इस बैठक में। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां चुनाव को लेकर अब बीजेपी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं कुछ राज्यों में, उसको लेकर अब आज शाम को बीजेपी की तरफ से ये कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। बता दें कि पीएम मोदी इस बैठक में शामिल होंगे। इसी के साथ राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ के चुनावों पर चर्चा होगी कि किस तरीके से इसका रोड मैप तैयार किया जाए, ब्लूप्रिंट क्या हो जिससे जीत हासिल करे बीजेपी। तो आज दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। आगे की रणनीति यहाँ पे बनाई जाएगी, मंथन किया जाएगा, विचार विमर्श भी संभव है कि किस तरीके से, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव जो अब से कुछ ही महीनों में होने वाला है, उस पर किस तरीके से जीत हासिल की जाए, उसको लेकर यहाँ पे बातचीत संभव है और यहाँ पे ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा सकता है। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक आज शाम को होने जा रही है। और आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक आज होगी। सीसीईए की होने वाली है बैठक, आज दिल्ली में आयोजित होगी बैठक। तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक आज होगी। बता दें सीसीईए की बैठक होने जा रही है, दिल्ली में आयोजित की गई है ये बैठक। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीसीईए की ये बैठक होने जा रही है। आज दिल्ली में आयोजित होगी ये बैठक और इसी के साथ ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक होगी। तो जो मामले निकल के सामने आ रहे हैं, जो आर्थिक मामले हैं, उसको लेकर मंथन किया जाएगा। सीसीईए की ये बैठक होने वाली है, जिसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। और राजस्थान में बीजेपी की पहली परिवर्तन यात्रा आज से शुरू होने जा रही है। टोंक से शुरू होकर 2 विधानसभा में घूमेगी ये यात्रा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति करेंगे संबोधित। देवली, उनियारा 2 विधानसभा क्षेत्र में ये यात्रा घूमने जा रही है। एमपी सुरेंद्र नागर, किरोड़ी लाल मीणा होंगे इसमें शामिल। तो अब राजस्थान में ये यात्रा शुरू होने जा रही है। बीजेपी का फोकस है कि इस बार इस यात्रा के जरिए तमाम वोटर को साधा जाए। और देवली, उनियार 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे ये यात्रा घूमेगी। एमपी सुरेंद्र नागर, किरोड़ी लाल मीणा इस यात्रा में शामिल होने जा रही है। राजस्थान में बीजेपी की पहली परिवर्तन यात्रा शुरू होने जा रही है। तो जिन जिन राज्यों में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उन राज्यों में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत अब बीजेपी करने जा रही है। और इसी संदर्भ में आज राजस्थान में इस यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। कोशिश यही है ज्यादा से ज्यादा वोटरों को साधा जाए। ये जो दोनों विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, इसलिए यहीं से शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि इसी गढ़ से अपनी पैठ बनाए, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी को काफी कम वोट मिले थे और कोशिश यही जा रही है कि यहीं से शुरुआत हो, यहीं से शुभारंभ किया जाए, जिससे काफी ज्यादा मदद मिल सके आने वाले विधानसभा चुनाव में। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करेंगे बैठक। प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी सह प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी सेवा पखवाड़े को लेकर ये बैठक होने जा रही है। बड़ी बैठक मानी जा रही है, जो कि सुबह 11 बजे वर्चुअली तरीके से होगी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। प्रदेश अध्यक्षों, प्रदेश उपाध्यक्षों, तमाम लोगों की बैठकें अब जो होने जा रही है। हर दिन कोई ना कोई बैठक हो रही है, ताकि चुनाव को साधा जाए। इस बैठक के जरिए आगे की रणनीति बनाई जाए। और कहा यह जा रहा है कि सुबह 11 बजे वर्चुअल तरीके से ये बैठक होगी। बीजेपी सेवा पखवाड़े को लेकर ये बड़ी बैठक होने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करेंगे बैठक और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। वर्चुअली तरीके से ये बैठक होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारियों की मौजूदगी होगी। और ये बैठक पखवाड़े से रिलेटेड होगी, उससे संबंधित होगी। उसको लेकर ये बड़ी बैठक होने जा रही है। जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। बीजेपी के अध्यक्ष अब कोशिश कर रहे हैं कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो,
उसमें अपनी पैठ किस तरीके से बनाई जाए और उस चुनाव को साधने का भी प्रयास लगातार किया जा रहा है। और आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इंदौर से उज्जैन जाएंगे सीएम योगी। उज्जैन से सीएम योगी महाकालेश्वर के करेंगे दर्शन। शिवाजी की प्रतिमा का लोकार्पण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 12 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एमपी के दौरे पर रहने वाले हैं। इसी के साथ बता दें कि इंदौर से उज्जैन जाएंगे सीएम योगी। महाकालेश्वर के दर्शन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और शिवाजी की प्रतिमा का लोकार्पण भी उनके द्वारा किया जाएगा मध्य प्रदेश में। तो एमपी के दौरे पर यहां पे यूपी के सीएम रहने वाले हैं। दोपहर 12 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 12 बजे का वक्त है जब वो पहुंचेंगे इंदौर एयरपोर्ट। वहां से सीधे उज्जैन के लिए रवाना होंगे। महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे और उसके बाद शिवाजी की प्रतिमा का लोकार्पण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो महाकालेश्वर में दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ उज्जैन में। और बता दें कि एमपी के दौरे पर रहने वाले हैं। उसके बाद शिवाजी की प्रतिमा का लोकार्पण भी उनके द्वारा किया जाएगा एमपी में। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 3 दिवसीय पंजाब दौरे पर रहने वाले हैं। 13 से 15 सितंबर तक पंजाब दौरे पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। बता दें कि 3 दिवसीय उनका ये पूरा दौरा है और आज अमृतसर में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जालंधर, लुधियाना और मोहाली में व्यापारियों से संवाद करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो पंजाब जाने वाले हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। 3 दिवसीय दौरा है, आज पहुंच जाएंगे और आज से 2 दिन और बचा, आज से संबोधित करेंगे वो। और बता दें कि लुधियाना भी जाएंगे, जालंधर भी जाएंगे, और व्यापारियों से भी बातचीत करेंगे। विशाल जनसभा यहाँ पे होने जा रही है जिसको संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम केजरीवाल जालंधर, लुधियाना और मोहाली में व्यापारियों से संवाद करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। बता दें कि 3 दिवसीय पंजाब दौरे पर रहने वाले हैं और इसी के साथ अब वो पंजाब दौरे पर जाएंगे। आज से शुरुआत होगी, विशाल रैली यहाँ पे होने जा रही है जिसको संबोधित करेंगे। और राम जन्मभूमि खुदाई में मिले मंदिरों के अवशेष में मिले हैं अनेकों मूर्तियां और स्तंभ। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां खुदाई में राम जन्मभूमि जो हो रही है वहां मंदिरों के अवशेष मिले हैं। अवशेष में मिले हैं अनेकों मूर्तियां और स्तंभ। तो खुदाई में मिले हैं मंदिरों के अवशेष और यही तस्वीर है, ये मंदिरों के अवशेष है। यहाँ पे स्तंभ भी मिले हैं। बता दें कि राम जन्मभूमि में खुदाई चल रही थी, उस दौरान ये चीजें वहां से मिली है। अवशेष में मिले हैं अनेकों मूर्तियां और स्तंभ और यही तस्वीर है उन मूर्तियों के, उन स्तंभों के जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। यही मूर्तियां और स्तंभ जो है वो खुदाई के दौरान यहाँ पे मिले हैं। तो अवशेष में मिले हैं मूर्तियां और स्तंभ। बता दें कि राम जन्मभूमि में खुदाई हो रही थी और उस दौरान ये स्तंभ और मूर्तियां जो है वहां से मिली है। तो वहीं 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहने वाली है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन करेंगी। आयुष्मान भव्य एप्लीकेशन का भी शुभारंभ करेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के दौरे का दूसरा दिन है आज। तो गुजरात दौरे पर रहने वाली है राष्ट्रपति। राष्ट्रीय
ई विधान एप्लीकेशन का यहाँ पे शुभारंभ उनकी तरफ से किया जाएगा। आयुष्मान भव एप्लीकेशन का भी शुभारंभ करेंगी राष्ट्रपति। बता दें, राष्ट्रपति के दौरे का आज दूसरा दिन है। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, वकीलों के लिए कोई खड़े होने को तैयार नहीं है। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है। उन्होंने कहा है, शासन प्रशासन में कोई साथ खड़ा नहीं है। यूपी सरकार से समाजवादी पार्टी मांग करती है, सरकार मामले में सौहार्दपूर्ण रास्ता निकाले। लाठीचार्ज के विरोध में वकील 12 दिनों से हड़ताल पर है। वकीलों का साथ देने पर डीजीसी क्रिमिनल हटाए गए हैं, पद से हटाए गए हैं। डीजीसी क्रिमिनल को बहाल करे, न्याय सुनिश्चित करवाने वालों के साथ न्याय करे। तो ये अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार से अपील की है कि जो न्याय सुनिश्चित करता है अब उनको न्याय दिलवाए। और उन्होंने डीजीसी के बारे में भी कहा है कि वकीलों की आवाज उठा रहे थे, इसलिए उनको हटा दिया गया, अब उनको एक बार फिर से बहाल किया जाए। तो डीजीसी क्रिमिनल को बहाल किया जाए, उनकी मांग है और कह रहे हैं कि वकीलों के साथ इंसाफ की जाए। और जम्मू कश्मीर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आपकी असली उपलब्धि ये है कि आपने अपने प्रयास से मुश्किल को आसान बना दिया। देश के नागरिकों ने सीमा क्षेत्र के विकास को एक उपलब्धि के रूप में लेना बंद कर दिया है, लेकिन ये सामान्य हो गया है। तो यह है कि इतने दुष्कर और मुश्किल से दिखने वाले कामों को भी आपने अपनी मेहनत से बहुत आसान बना दिया है। अब देश के लोग बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कोई बड़ी उपलब्धि नहीं बल्कि उसे नॉर्मल मानने लगे हैं। और किसी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, महत्वाकांक्षी परियोजना को शुरू करना और उन्हें समय पर पूरा करना न्यू इंडिया का यह एक न्यू नॉर्मल बन चुका है, मैं ऐसा मानता हूं। जैसे साथियों कोई न्यूरोसर्जन होता है, न्यूरोसर्जन, आप उसका काम देखिए कि न्यूरोसर्जन का काम यह कितना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे वह अपने काम में एक्सपर्ट होता जाता है, उसके काम करने की गति, उसके काम करने की क्षमता यह बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे जैसे वह एक्सपर्ट होता है उसके लिए वह चीज बहुत ही आसान होती जाती है और एक समय आता है कि वह एक दिन में 3-3, 4-4 सर्जरी करने लगता है। अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जानते होंगे कि इससे ज्यादा भी कर पाता है कि नहीं कर पाता है। आप इसरो को अभी देख सकते हैं जिसकी चर्चा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने की है। आप सभी जानते होंगे कि अभी हाल में ही इसरो ने शिव शक्ति पॉइंट पर सफल लैंडिंग कराकर चांद पर भी भारत का झंडा गाड़ दिया है। लेकिन एक समय वह भी था जब इसरो एक सैटेलाइट तक भी नहीं छोड़ पाता था। हम दूसरे देशों के पास जाकर अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए आग्रह करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसरो अपनी मेहनत व लगन से इस काम में इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल कर ली है, इतना एक्सपर्ट बन गया है कि आज स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। यह है हमारे इसरो की ताकत। आज सैटेलाइट लॉन्च करना इसरो के लिए बिल्कुल बाएं हाथ का यह खेल बन गया है। ठीक उसी प्रकार सीमावर्ती इलाकों जो दुर्गम और बहुत ही कठिन माने जाते हैं, वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना मैं समझता हूं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्नेत ने G20 के बहाने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे तो वो कहा करते थे कि हिमाचल उनका दूसरा घर है और वॉशिंगटन के सेब पर 100% आयात शुल्क लगाया जाएगा। लेकिन जब वो पीएम बने तो उनके मुताबिक रिपोर्टों के अनुसार G20 के दौरान केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि वॉशिंगटन सेब पर केवल 15% आयात शुल्क लगाया जाएगा, जो कभी 70% था। डायलॉग मोदी जी बोलते हैं और चरितार्थ भी करते हैं। एक बार उन्होंने कमिटमेंट कर दी तो वो खुद की भी नहीं सुनते हैं, लेकिन कमिटमेंट देश के मजदूरों से, देश के किसानों से, महिलाओं से, युवाओं से, बेरोजगारों से, गरीबों से नहीं, कमिटमेंट अदानी और अमेरिका से।
जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे तो मोदी जी कहते थे हिमाचल उनका दूसरा घर है, और सेब पर वॉशिंगटन एप्पल जो अमेरिका से हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, सेब पर वो 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे। तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, ऐसी बातें कहते थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद रिपोर्ट्स के अनुसार G20 के वक्त पर हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है, केंद्र सरकार ने, कि वॉशिंगटन एप्पल पर जो सेब हम अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे, आयात करेंगे, उस पर सिर्फ और सिर्फ 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। इंपोर्ट ड्यूटी 70% से काटकर 15% पे ले जाया जाएगा। यह कमिटमेंट मोदी जी ने अमेरिका को करी। यह कमिटमेंट करते वक्त मोदी जी एक बात भूल गए। जब जून में जा रहे थे अमेरिका तो 70% से घटाकर 50% करने की बात कही थी। तभी स्टेट डिनर भी मिला था, एक डिफेंस डील भी करी थी, माइक्रोन को भी बुलाया था। और अब जब अमेरिका यहां आया तो उनको तोहफा दिया। मेजबान हो तो नरेंद्र मोदी जी जैसा। अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आते हैं, अपने वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी 15%, मात्र 15% आ जाती है, घट जाती है, और अपने किसानों के लिए वो बड़ा तोहफा लेके वापस चले जाते हैं। हमारे किसानों पर मोदी जी चाबुक चलाएंगे और अमेरिका के किसानों को बड़ा तोहफा देंगे। यह काम मोदी जी ही कर सकते हैं, वही है तो मुमकिन है। और असलियत यह भी है कि अमेरिका में सेब उगाने वाले बड़े कॉरपोरेशंस होते हैं, उनको सरकार बड़ी सब्सिडी देती है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।